हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एचपी एजुकेशनल टॉक चैनल। तो कल हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जाना था क्या होता है और साथ में इसकी एक दो ऑर्गेनाइजेशंस और करी थी हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसका स्थापना दिवस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये कुछ टॉपिक किए थे। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इसका नेक्स्ट रहेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्दर। तो ये रहेगा इसकी चैप्टर नंबर 2। अगर आपको इससे पिछली वीडियो देखनी है तो आप मैं प्लेलिस्ट का लिंक बिलो दिया है, तो उस प्लेलिस्ट के लिंक से जाके आप फर्दर वीडियोस को भी देख सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। अभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द फंक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन क्या है वो बात करेंगे। ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को आपने बहुत बार सुना भी होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। हमारे हिमाचल में भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो आप मुझे बताओगे कि हिमाचल में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो कहाँ पर है। ठीक है, किसे मान्यता प्राप्त है। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरी की पूरी ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में। सबके हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। तो ये क्या काम करता है, टू बिल्ड पीस, इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को हटाता है, प्रमोट करता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थ्रू द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। क्या करता है ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से क्या करा देता है, कोलैबोरेशन करवा देता है। और फिर जो है वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो हो रही है पर उसको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है अब हमें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाने के लिए ये उस पर काम करता है। एजुकेशन में काम है इसका, साइंस में काम करता है, कल्चर है और कम्युनिकेशन, इन मेन फील्ड्स में जो है वो यूनेस्को जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनेस्को के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका पूरा नाम। अच्छा, अब यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो देख लेते हैं। तो इस्टेब्लिश हुआ ये 1948 में। तो देखो पीछे जो हमने किया वो भी जो फर्स्ट किया आपने फर्स्ट नंबर पे यूनिसेफ। ठीक है, तो वो भी क्या था, 1948 में था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को जो है वो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसकी फंक्शन। तो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर द डायरेक्टिंग ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसीज, सेटिंग हेल्थ स्टैंडर्ड। देखो इसके नाम से अगर आपको ये याद हो जाएगा ना कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, हेल्थ है, तो यहाँ हेल्थ से रिलेटेड ही इसका फंक्शन होगा। ठीक है, आपको नाम याद करने की ज़रूरत है, फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय, ये हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, थोड़ी नहीं है बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंग्लिश वाला ही देख लेते हैं, मैं आपको हिंदी में उसको बता दूंगी। नेक्स्ट जो है IMF। IMF इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये। ठीक है, फंक्शन क्या है IMF का, मोनीटर करता है नेशनल इकोनॉमीज़ को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ है उनको जाके मोनीटर करेगा। किसी कंट्री को नीड है मनी की तो वो यहाँ से क्या करेगा, IMF से जो है वो मनी को लेंड कर लेगा टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंट्रीज क्या होती हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में है तब वो जाके यहाँ से आपके पास मनी जो है वो ले लेता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता ही है UPI है, सारा काम जो है वो टेक्निकल काम ही चल रहा है, तो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है कि तो एस्टेब्लिशमेंट 1944 और वॉशिंगटन DC USA। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। देन नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपके पास क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक बोला जाता है। ठीक है, देन वर्ल्ड बैंक इज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, वाशिंगटन DC USA इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पर इसके साथ साथ अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में क्या है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एमिंग टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्ट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है
कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ अभी क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, उन कंट्रीज़ को क्या करेगा ये, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा। और ऑल्सो एम करता है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जो है लोग, उनको जो है वो वहाँ से क्या करें, निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। ये विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक गरीबी को जो है वो मिटाना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने और मेंशन किया है, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो ये जो आपके पास IMF है, सॉरी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं, वो कौन है, अजय बांगा। ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय बांगा। तो अजय बांगा जो हैं वो क्या है, 14th प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये इंडिया से हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि इंडिया से बिलोंग करते हैं ये। और इन्होंने 2023 में ऑफिस को ज्वाइन किया था, और ये अभी 14th प्रेसिडेंट है। अभी भी इनका जो है ये ऑफिस में काम कर रहे, चल रहा है इनका टेन्योर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर WTO मैंने मेंशन नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आपकी, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। देन आफ्टर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन बोल देते हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद फंक्शन अगर हम देख ले तो एडमिनिस्टर करता है क्या, तो एडमिनिस्टर करता है क्या, मल्टीलेटरल ट्रेड को। एग्रीमेंट्स जो हैं प्रोवाइड फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन, रिजोल्व करता है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज बनाता है, बिल्ड ट्रेड कैपेसिटी। तो देखो क्या है कि ये जहाँ पर भी व्यापार हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का भी ट्रेड हो रहा है, तो समझौतों को कैसे, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो एग्रीमेंट को जो है वो प्रोसीड करवाता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आती हैं और वहाँ पे आके जो है वो ट्रेड की एग्रीमेंट करती है, पॉलिसीज बनाती हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में ट्रेड चल रहा है, ठीक है, देखो कितना बड़ा वर्ल्ड है, अब पूरी दुनिया में आपको क्या चलना, ट्रेड चल रहा है। अब ट्रेड एक स्मूथ तरीके से चले, तो स्मूथ तरीके से चलने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, काम करता है उसके लिए। अब इसके साथ में एक शॉर्ट नोट मैंने ऐड किया है, दैट इज, इस नोट में क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो करंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, डॉक्टर नगोजी ओकोनोजो इवाला, ठीक है। तो इनका क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो कि इसमें क्या बनी है, आपके पास डायरेक्टर जनरल बनी। इससे पहले जितने भी डायरेक्टर जनरल थे वो सारे के सारे क्या रहे हैं, मेल रहे हैं। ये फर्स्ट फीमेल जो है वो आपके पास डायरेक्टर जनरल है, एंड ऑल्सो फर्स्ट फीमेल हैं जो अफ्रीका से आई हैं और उन्होंने इतने बड़े मंच पे आके ये पोस्ट को संभाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं FAO क्या है, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, लोगों में न्यूट्रिशन का लेवल को अच्छा करना। एग्रीकल्चर, जो आप खेतों में उगा रहे हैं उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। गाँव के जो लोग हैं उनको बेटर क्या देना, रूरल जो पॉपुलेशन को बेटर लाइफ देने के लिए भी ये काम करता है, ठीक है। मुख्य मकसद पोषण का स्तर बढ़ाना है, खेती की उत्पादकता में सुधार करना है, ग्रामीण आबादी के जीवन को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम और इटली में। इसके साथ साथ देखो ये जो आपके पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका फाउंडिंग डेट जो है वो ये है 16 अक्टूबर को इसको फॉर्म किया गया था। तो इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ में आप ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ILO। व्हाट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, लेबर, तो ये सारा काम किससे देखेगा, लेबर से ही रिलेटेड काम देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या काम करता है, ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड। अब ये क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड में देखता है कि जो लेबर काम कर रही है उसका काम का स्टैंडर्ड क्या है। कई बार क्या होता है कि लेबर बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम कर रही होती है, ठीक है। तो बुरी कंडीशंस में काम, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उनसे काम तो लिया जा रहा है पर फैसिलिटीज़ उनको अच्छी नहीं दी जा रही।
डेवलप करेगा पॉलिसीज़ के लिए, लेबर्स जो है उनके लिए पॉलिसी, प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस को, डिसेंट वर्किंग कंडीशन। देखो आ गया ना कि जो कंडीशन है काम करने की वो अच्छी होनी चाहिए दोनों के लिए, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। तो वैश्विक श्रम मानक स्थापित करता है, ये नीतियां बनाता है रिलेटेड टू लेबर, सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, काम की अच्छी स्थितियों को सुनिश्चित करता है। तो ये ILO का काम है। इस्टेब्लिश 1990 में हुआ, हेडक्वार्टर जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है IAEA, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखो एटॉमिक एनर्जी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, आपके पास जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे रिलेटेड है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमोट क्या करता है, अब देखो जब भी आपके पास कहीं भी है, अब एटॉमिक बॉम्ब जैसे गिरा देते हैं तो वो कुछ ना भी आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये कोशिश यही करता है कि जिनके पास न्यूक्लियर हेड्स हैं या फिर परमाणु औजार हैं, इन सबको जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ करना, कहीं उनका मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है, उन सबको ये देखता है। तो अब देखते हैं फंक्शन क्या है। प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप यूज़ तो कर रहे हो पर उसका पीसफुल यूज़ होना चाहिए। आप ये नहीं कि किसी कंट्री को अटैक करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी को मारने के लिए यूज़ कर रहे हो। इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिलिट्री मिस यूज़। अब देखो ये जो न्यूक्लियर के पास हेड्स होते हैं, ये इसका मेन यूज़ तो आपके पास यही है ना कि हम अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ही ऐड करते हैं, तो ऐसे कि मिलिट्री भी उसका मिस यूज़ ना करे, वहाँ पर भी ये जो है वो एजेंसी काम करेगी। इस्टेब्लिश रिगरस न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कि अगर आपने न्यूक्लियर फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड और सेफ्टी और सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको मानना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये आपके पास के ऊपर जो है वो एक्शन भी करती है ये एजेंसी। इस्टेब्लिश 1957 में हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया। इसके बाद हिंदी में भी देख लेते हैं, परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण इस्तेमाल, शांतिपूर्ण इस्तेमाल करो इसका, सैन्य इस्तेमाल के खिलाफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय लागू करना, परमाणु सुरक्षा व सुरक्षा के कड़े मानक स्थापित करना, स्टैंडर्ड जो है वो इनके बहुत हाई होते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो तभी आप जो है वो न्यूक्लियर जो है हेड्स यूज़ कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज़ द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है और ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है मतलब यहाँ पे क्या बनती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, करंट बनता है, ठीक है, ये करंट, आई इज द सिंबल ऑफ करंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज नाटो। द नाटो इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसमें क्या किया है कि 32 कंट्री मेंबर हैं, 32 कंट्री ने मिलकर 32 जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है, पॉलिटिकल भी है और मिलिट्री से रिलेटेड भी है, जिसमें क्या है 32 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके आपके पास नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज हैं ये, ठीक है। मेनली आपके पास नॉर्थ अमेरिका और आपके पास कहाँ की कंट्रीज हो गई ये, यूरोप की कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं ये, 30, हमारे पास 32 कंट्रीज हैं। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस ये है कि ये फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर। अब देखो इसका बहुत इसको ईजी है समझना, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है, तो यूक्रेन इज द पार्ट ऑफ नाटो कंट्री। अब यूक्रेन पे किसने अटैक किया, रशिया ने अटैक किया। तो यहाँ पर इस संधि के अंतर्गत क्या है कि अगर आप यूक्रेन पे कोई भी कंट्री अटैक करती है, ठीक है, इन 32 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री पे कोई भी कंट्री अटैक करती है तो बाकी कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और वो हेल्प करेंगी उसको फ्रीडम, सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जो है वो उस कंट्रीज को हेल्प करेंगी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट 1949 में एस्टैब्लिश और हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये इस तरीके से नाटो में ये सब था। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सार्क। सार्क का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। अब देखो जो वर्ड है ना, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखते हो
तो आपके पास यहाँ पर कहीं इंडिया है, तो इसके आसपास की कंट्रीज जो भी साथ साथ में हैं, ये सारे किस रेंज में आती हैं? ये आते हैं साउथ एशिया में आते हैं हम, ठीक है। तो दक्षिणी एशियाई जो है वो आपके पास, अब इसका एम क्या है? एम क्या है? टू प्रमोट द रीजनल इंटीग्रेशन। इस रीजन में इंटीग्रेशन बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है इस रीजन की, आपके पास सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए। कहाँ पे? साउथ एशिया में। अब इसको एस्टैब्लिश कब किया गया वो देख लेते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू के अंदर है, नेपाल। काठमांडू कहाँ है? नेपाल के अंदर है। ओके। तो यहाँ पर इसके अलावा इसमें एक जो मेंबर कंट्रीज है, ये आपको याद रखना है कि कितनी मेंबर्स कंट्री हैं। तो इसमें 8 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ये कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? 8 का ग्रुप है। अच्छा, वो 8 कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये आपने याद रखना है कि सार्क का पार्ट है इंडिया, तो हाँ है। मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। रिसेंटली जो आपके पास कंट्रीज में ऐड करी गई है दैट इज़ अफगानिस्तान, मतलब रिसेंटली तो नहीं, 2007 में ऐड की गई थी, पर लास्ट में जो कंट्री ऐड हुई है इसमें अफगानिस्तान है। अब इसको ट्रिक है एक याद करने की, दैट इज़ द MBBS पेन, ठीक है। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, S से पेन, पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I इंडिया एंड नेपाल। तो आप इस ट्रिक से जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि ज़ायोर रहमान, ठीक है, ये ज़ायोर रहमान जो थे उनको क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है सार्क का। क्योंकि फादर क्यों बोला जाता है सार्क का? क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इसको बनाया था, सार्क को गठन किया था। तो आपने ये नाम जो है वो याद रखना है, ज़ायोर रहमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।